नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का बहुत-बहुत स्वागत है। 2 बातें हैं, मसूद अज़हर अपने ज़िंदा रह जाने पर रो क्यों रहा है और चीन को क्या हुआ है? दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी है। साथ में एक और काम हो गया है जो बहुत ही बड़ा काम हो गया है, चीन के लिए संकट खड़ा हो गया है। अब आप कहेंगे कि अटैक तो पाकिस्तान पे हुआ है, लेकिन चीन पे क्या संकट है? तो उस पे भी बात होगी। आपसे मेरा अनुरोध है आगे बढ़ने से पहले कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चीन के लिए संकट खड़ा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर से देश के अंदर भी ज़बरदस्त संदेश गया है। विपक्ष सेना की तारीफ तो कर रहा है, लेकिन चेहरे लटके हुए हैं, कंधे झुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक मुद्दा छिन गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं, बिना उनकी सीमा में घुसे। अब आप देखिए समझने की बात ये है कि सेना ने कोई वायलेशन नहीं किया है। विपक्ष जिस मिसाइल को खिलौना बताता रहा, वो सीधा मसूद अज़हर के ठिकाने पे कैसे पहुँच गया? अब ये भारत का कौशल है। इसी मौके के लिए तो मोदी जी कुछ ऐसा करते हैं, जिसकी चर्चा फिर चलती रहती है। जैसा कि इस मिसाइल ने किया। इस मिसाइल की ख़ासियत ये है, मैं उस मिसाइल की बात कर रही हूँ, जिसने अपना काम कर दिया। ये टारगेट पे चलता है और अपना काम करके तब अपने होने की खबर देता है। अब ये सीधा पहले मसूद अज़हर की छत पर जाता है, फिर ग्राउंड फ्लोर पर और उसके बाद इसने अपना काम कर दिया, जय श्री राम। लेकिन मसूद अज़हर का ठिकाना तहस-नहस हो गया, ये सोच के चीन चिंतित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिन हथियारों के बल पर पाकिस्तान नाच रहा था, वो वो क्या निकले? वो फुस निकले। वो ये डिटेक्ट ही नहीं कर सके कि उनके घर में कौन आ गया है और क्या करके चला गया। चीन की अपनी साख दांव पे लगी हुई है। भारत ने किसी भी सैन्य ठिकाने पे हमला नहीं किया है, केवल टारगेट पे अटैक किया है, यानी कि आतंक पे हमला किया है। ज़रा समझ लेते हैं कि कब-कब, कैसे-कैसे और क्या-क्या हुआ। पीओके में मुज़फ़्फ़राबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी, इसलिए यहाँ अटैक करना ज़रूरी था। मुज़फ़्फ़राबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। जंगल सर्वाइवल आप समझ रहे हैं? जंगलों में अगर आपको रहना पड़ जाए, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं पर ट्रेंड हुए थे, यहीं पे उनको ट्रेनिंग मिली थी। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ पर हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, सब तरीके के। और कोटली का अब्बास कैंप, ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, यहाँ फिदायीन तैयार होते हैं। ऐसे ही नहीं यहाँ पर अटैक हुए हैं। सियालकोट का सर्जर कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं पर ट्रेंड किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यहीं पर प्लान किया गया था। मुरीद के का मरकज तैयब कैंप, अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली यहीं पर ट्रेंड हुए थे। याद है ना अजमल कसाब? मुंबई हमला, तो ये इसलिए उन पे अटैक हुआ है। मस्जिद सुभान अल्लाह
बहापुल जैश का हेडक्वार्टर था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े-बड़े अफ़सर आते थे। हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के हुक्मरान छाती पीट रहे हैं। मसूद को टारगेट क्यों किया गया? मसूद क्यों रो रहा है? क्यों कह रहा है कि उसे भी मार दिया जाता? क्योंकि उसे रोने वाला कोई बचा ही नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि वो टारगेट पे क्यों था? पाकिस्तान को तो कई बार कहा गया था कि हमें सौंप दे, लेकिन नहीं। मसूद अजहर की भूमिका 2001 के संसद हमले से लेकर के 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले में बिल्कुल साफ रूप से सामने आई है। किसी से छिपा हुआ नहीं है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पे आतंकी हमले में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शामिल थे। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। मसूद अजहर को पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया था, लेकिन कभी उसे औपचारिक रूप से आरोपित नहीं किया गया। बाद में रिहा कर दिया गया। और इससे जुड़ी हुई एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताऊंगी। पहले देख लेते हैं कि ये किस-किस चीज़ में फंसे हुए हैं। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मसूद अजहर, उनके भाई रऊफ असगर और 2 अन्य को इस हमले की साजिश रचने के आरोप में चार्जशीट में इनका नाम जोड़ा था। 4 आतंकवादी जो हमले में मारे गए थे, पाकिस्तान में जैश के शिविरों से ट्रेंड थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के ऊपर जो हमला किया गया था, आत्मघाती हमला, 40 जवान बलिदान हुए थे, शहीद हुए थे। दिल रो रहा था, देश रो रहा था उस दिन। और एनआईए ने मसूद अजहर, उनके भाई रऊफ असगर, भतीजे उमर फारूक और अन्य लोगों को इस साजिश में शामिल पाया। चार्जशीट में यह कहा गया कि हमले की योजना 2016 से बन रही थी और इसमें पाकिस्तान की भूमिका बिल्कुल साफ थी, जो अपने आप को बिल्कुल पाक बता रहा है इस समय। उमर फारूक जो हमले का मास्टरमाइंड था, 2018 में भारत में एक एनकाउंटर में मारा गया। अब जब पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में हिंदू टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, धर्म पूछ-पूछ के मारा गया, उनके कपड़े उतार के देखा गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है, तो ये तो सम्मान पे चोट हुई ना, ये तो सनातन पे चोट हुई ना। सनातन पर चोट करने की जरूरत की गई, ये कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? कतई नहीं। उसके बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। भारतीय वायुसेना द्वारा बुधवार की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के सुप्रीमो मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी मारे गए। जरा देख लीजिए कि ये कैसे लगते हैं। और इसमें इनकी बहनोई 4 करीबी सहयोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं मारे गए लोगों में मौलाना काशिफ, उनका परिवार, मौलाना अब्दुल रऊफ की बेटी, पोते और 4 बच्चे शामिल हैं। पहलगाम हमले में 26 लोगों के जेनोसाइड के बाद लगातार आवाज उठ रही थी कि भारत जवाबी कार्रवाई करे, आतंक का पोषण करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाए। और इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंस फ्रंट ने ली, जिसे लश्कर-ए-तोयबा का सहयोगी संगठन माना जाता है। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत वायुसेना ने अपना काम कर दिया। 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी। इन हमलों में जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। अब
कह रहे हैं, अच्छा होता कि मैं मर जाता। हालाँकि पाकिस्तान सरकार ने इन हमलों में नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा इस समय सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। ये ये कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं मारा गया, मैं क्यों बच गया। लेकिन मैं आप लोगों से व्यूअर्स पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कितने लोगों को रुलाया, कितने लोगों के घर बर्बाद किए। आज इन्हें ये पता चल रहा होगा कि जब घर का कोई जाता है, तब दिल पे क्या गुजरती है। और देखिए, पाकिस्तान जो कह रहा है उसे कहने दीजिए। अभी अभी उसको और झटके लगेंगे। ये तो अभी पार्ट 1 है ऑपरेशन सिंदूर का। अभी पार्ट 2 आप देखिएगा और भारतीय कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई बताया है पाकिस्तान ने। यहाँ तक मसूद अज़हर की बात है, वो जैश-ए-मोहम्मद का सुप्रीमो है और भारत में कई बड़े-बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है। तो देखिए, बात शुरू हुई थी कि चीन कैसे इस पूरे मामले में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, उसका कैसे पर्दाफ़ाश हो गया है कि वो क्या बनाता है और क्या बेचता है। अब उसकी साख पे बट्टा लगा है। क्यों? क्योंकि अब उससे कोई देश ऐसा फुस हथियार नहीं खरीदेगा। और जो भारत के मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सका, मतलब उस सिस्टम को आप फुस हथियार कहिएगा ना। और देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जो चीन से हथियार लेते हैं और चीन का मार्का हटा देते हैं, अपना मार्का लगा देते हैं। ये पाकिस्तान का खेल कई सालों का है। इसे कहते हैं चोर दरवाजे से किसी को गलत रास्ता दिखाना। अब अब सोच रहे होंगे मुनीर मियाँ कि क्या करें? और मुनीर को अभी 5 दिन पहले ही उन्होंने एक मीटिंग की। उनके अपने ही अफ़सरों ने ये बताया कि हमारे हथियार जंग लगे हुए हैं, इनसे जंग नहीं जीती जा सकती। और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो करीब 400 अफ़सरों ने रिज़ाइन किया और उससे पहले इसी वजह से करीब 15,000 जवानों ने अपने इस्तीफ़े दिए। अब ये मुनीर हैं, शहबाज़ हैं, इन लोगों ने तो अपने परिवारों को बाहर भेज दिया है। इनको पता था कि इनका ये हश्र होने वाला है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये जो इनके टैग लग चुका है ना कि ये आतंकवाद को पोषित करते हैं, बुधवार को एक बार फिर से साबित हो गया। क्योंकि जिस समय मसूद के परिजनों को सपुर्द-ए-खाक किया जा रहा था, उस समय आर्मी चीफ की तरफ से फूल भेजे जाते हैं और वो खुद वहाँ नहीं आए। 2 चीज़ें हैं समझने की, एक तो वहाँ वो खुद नहीं आए, उन्हें पता था कि वो ठोक दिए जाएँगे। दूसरा दूसरा उन्होंने जो मारे गए आतंकी, उनको ग्लोरीफाई किया। तो आप समझिए कि पाकिस्तान किस ओर जा रहा है और अब उसका आगे क्या हश्र होना चाहिए। और चीन, जिसके हथियारों पे वो कूद रहा था, अब उन हथियारों को भी अपनी औकात पता चल गई है। चीन को भी अपनी औकात पता चल गई है और पाकिस्तान को भी ये पता चल गया है कि वो अब इन फुस हथियारों से आगे और ज़्यादा लड़ नहीं सकता, वो भी भारत जैसे स्ट्रॉन्ग देश से। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपने पूरा वीडियो देखा है तो, और लाइक भी कीजिएगा क्योंकि कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल एमबीएन नेटवर्क आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करें तो ऑल के बटन को हिट करें ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिले। और प्लीज़ आप मुझे ये ज़रूर बताइए कमेंट करके कि क्या आपको मेरे नोटिफ़िकेशन मिल रहे हैं? अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।